राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों को कैसे देखा जाए। सज्जन कुमार सिंह, आप इससे पहले भी कई राज्यों में रहे हैं, लंबे लंबे समय तक चुनाव प्रचार को देखा है आपने और नतीजों का विश्लेषण किया है। क्या अब माना जाए, चूंकि इस चुनाव प्रचार में हम लोग देख रहे थे कि तुष्टीकरण या फिर पोलराइजेशन बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था, अब ये माना जाए कि इस चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया कि अब आने वाले दिनों आप अल्पसंख्यक वाली पॉलिटिक्स मत करिए, मुस्लिम को तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स मत करिए, डेड हिंदू वाली पॉलिटिक्स जो है सो एंटी हिंदू वाली पॉलिटिक्स मत करिए, अब वो चलने वाला है नहीं, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही बात है। सेकुलरिज्म एक बहुत ही डेमोक्रेसी का सेंट्रल पिलर है, लेकिन व्यवहारिकता में मैं सेकुलरिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एंटी में मुस्लिम वाली बात कर रहा हूँ। मैं सेकुलरिज्म मैं आ रहा हूँ उस पे। जो सेकुलर पार्टीज हैं, जब उसका ये मतलब हो जाता है कि यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू, तो फिर वो सेकुलरिज्म का एक विकृत तरीका है, आप उसे डिस्टॉर्ट करके बताते हैं। ये धारणा में भी अब आप देखिए, बिल्कुल इमेज ट्रैप एक पैटर्न आप देखिएगा। केरला उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है, नहीं तो इमेज ट्रैप आप देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली इमेज है, तो काउंटर कंसोलिडेशन। उसके बाद आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव एक समय के बाद, तो कोर वोट कैसे उनसे अलग होता है, वहां भी एक ध्रुवीकरण दूसरी तरफ हुई। वही असम में आप देखिए, इस बार ऐसा नहीं है कि लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत लोग थे जो बीजेपी से या हेमंत बिश्व शर्मा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन गौरव गोगोई और कांग्रेस इसको वहां पे मियां मुस्लिम से जोड़ के, वो एक इमेज ट्रैप है। अभी ममता बनर्जी के साथ भी क्या हुआ। सवाल यह है कि तमाम जो पार्टियां खुद को सेकुलर पार्टी कहती हैं, आप याद कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, देखे होंगे जब 2017 का यूपी का चुनाव था, तो उसमें मायावती हर चुनावी रैली में कह रही थी कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया 403 से 3 सीट वाली में। अखिलेश उसमें 92-90 की बात बता रहे थे, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की किसने उनके लिए स्टैंड लिया। आप हर जगह ओवैसी, हुमायूं कबीर, नौशाद सिद्दीकी, ऐसे जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, उससे कंपीट करके खुद को मुसलमानों का बेहतर रहनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये इस होड़ में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक प्रो मुस्लिम, मुस्लिम परस्त पार्टी की इमेज जमीन पे भी बनती है और भाजपा उसको भुनाती है। दूसरा क्या है कि भाजपा हर बार क्रिएट नहीं करती है, वो काउंटर कंसोलिडेशन की जमीन तैयार रहती है, भाजपा उसकी लाभार्थी भी बनती है। तो ऐसे समय में ये जरूर मान के चलिए कि सामाजिक तौर पे ये सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया में ये माना गया है कि आप मुसलमानों को तो यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को महिला बनाम पुरुष, ये जाति बनाम वो जाति, ग्रामीण बनाम शहरी, इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रैप अब दिखा रहा है कि जिस पार्टी की भी, चाहे हो या उसके बारे में धारणा हो, ये इमेज ट्रैप हो गई कि वो मुस्लिम परस्त है, चाहे हो या नहीं हो वो अलग बात है। उसके खिलाफ समाज में एक ध्रुवीकरण, बहुमत हिंदुओं का भी होना आसान होता है और भाजपा जैसी पार्टी के लिए जमीन और आसान हो जाती है। तो ये निश्चित तौर पे मुस्लिम वोट के आधार पे ये तय करना कि आप चुनाव जीतेंगे, ये अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये एक नेशनल पैटर्न है। केरला अपवाद है, क्योंकि वहां 27% मुस्लिम के साथ 18% क्रिश्चियन भी। जी वो वहाँ एक अलग इक्वेशन है। लेकिन शुभंकर, ये जो अभी कह रहे थे सज्जन जी कि यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू वाला मामला अब रहेगा नहीं, आप उस इमेज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वो अलग अलग चुनाव नतीजे ने बता दिया है। तो यहाँ से अब कौन सा समीकरण चलेगा? देखिए, भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो नाम हिंदुत्व का लेके सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद जातीय राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण बिल्कुल उसी दस्तूर से चलता रहता है जैसे पहले चलता है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हो जाए, उसमें कोई कमी नहीं आती। सिर्फ ये है कि भाजपा उसका हल्ला नहीं करती। कहीं से भी भाजपा के राज्य में अगले 5 साल तक आपको ऐसी कोई भी योजना जो मुस्लिम हितकारी योजना थी वो बंद होते हुए नहीं मिलेगी। यह मेरा आपको पक्का शर्त मैं लगा सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में अगले 5 साल में ऐसी कोई योजना बंद नहीं होगी। अलबत्ता कुछ और योजनाएं शुरू जरूर हो जाएंगी। दूसरा,
नहीं, बिल्कुल जो मेरी सिर्फ सबसे बंदी बड़ी नहीं हुई। चिंता है कि दरअसल जो योजना शुरू की गई उसमें ऐसा नहीं प्रावधान किया गया कि जो हमारे वोटर नहीं उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना चला तो वहां भी मुस्लिमों को मिलेगा, सड़क बन रहा है, सब चल रहे हैं। तो हर योजना में मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबको उसमें भागीदार बनाया जाता है। नहीं लक्ष्मण, नहीं, यहाँ पे कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो खास करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके ही बनाई जाती है, जैसे मदरसा शिक्षक योजना हो गई, या फिर जिस तरीके से आपके कई सारी उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, इस पर हम अलग से डिबेट करेंगे। वो मुझे याद है, लेकिन ये अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लक्ष्मण, मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है इन सब चीजों के अलावा, मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि जिस तरीके के बड़े बड़े वादे भाजपा ने किए हैं, क्या पश्चिम बंगाल भी बिहार और मध्य प्रदेश की राह पर चलने वाला है या पंजाब की राह पर चलने वाला है, जहां इनके पास पैसे नहीं बचेंगे। आप योजनाएं इतनी घोषित कर देते हैं और उन योजनाओं के लिए बजटिया आवंटन करने में आपकी हालत खराब हो जाती है और आपके पास कर्ज लेने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का, जिस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई। क्या भाजपा वाकई इस घुसपैठिए वाले मुद्दे को, क्योंकि अब भाजपा के पास कोई मौका नहीं बचा है, पहले वो बंगाल का नाम लेके घुसपैठियों के मुद्दे पर बच के निकलने की कोशिश करते थे, अब असम से लेके बंगाल हर जगह भाजपा है, तो उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा कि हमारे पास ये 800 किलोमीटर की जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है या इस तरीके का कोई और वो रास्ता निकालें। तो मैं इन मुद्दों दो पर मुद्दे आपने काफी इंपॉर्टेंट उठाए शुभांकर। एक तो घुसपैठिए का मुद्दा, दूसरा कि अगर तरक्की करना है तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करेंगे। कार्तिकेय, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी तीनों मेहमानों को पास जाऊंगा। घुसपैठ, क्या एक क्लियर स्ट्रांग मैसेज, स्ट्रांग कदम भाजपा उठाएगी अब यहां से घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर के आगे खत्म करने के लिए? देखिए, उठाना तो चाहिए, बट अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं तो सबसे पहले देखना चाहूंगा इनके मुख्यमंत्री की पसंद कौन होगी। अगर मुख्यमंत्री की पसंद दिल्ली की पसंद है कि दिल्ली से सरकार चलेगी, तो एक अलग तरह की सरकार चलेगी। लेकिन अगर कोई लोकल स्ट्रांग लीडर को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो एक अलग तरह की सरकार चलेगी। मैं मानता हूं कि इस समय, जैसा कि आपको मैंने 2-3 बार कहा है, बंगाल एक आर्थिक रीसेट मांग रहा है और बहुत समय से मांग रहा है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ऐसा मुख्यमंत्री दे जो रीसेट वो कर पाए। हालांकि बीजेपी के पिछले कुछ चुनावों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो राजस्थान हो, मुझे कोई बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। मैं आशा करता हूं कि मैं गलत साबित हूं। ऐसा क्यों? और एक ऐसा ऐसा क्यों अवधेश जी? अगर अवधेश जी, ऐसा क्यों है? मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस देखिए और आप खुद समझ जाएंगे। ये तो डेटा पे भी है, हर सर्वे में दिखता है हमको। अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा अवधेश जी। और एक सवाल उन्होंने कहा कि बंगाल अब आर्थिक रीसेट मांगता है, और ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, दिल्ली के कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बनता है या फिर वहां का लोकल मुख्यमंत्री बनता है। आपको क्या संकेत है, आपका असेसमेंट क्या कहता है अवधेश जी, संक्षिप्त में, फिर मैं जाऊंगा कौशिक जी के पास। देखिए, 3 विषय हैं। एक तो भाजपा ने स्वयं कहा है कि बंगाल के आर्थिक गौरव को पुराने स्थान पर ले जाना है, उसके लिए उन्होंने कुछ चुनाव के पहले कुछ घोषणाएं भी की हैं, तो लागू किया जाएगा। असल में क्या है कि जो व्यक्ति उपलब्ध है उसमें से जो नेतृत्व की पसंद होती है उसका चयन होता है। उस पर हम डिफर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना उपयोगी है, कितना नहीं है, लेकिन वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। कौन है आपके हिसाब से प्रबल दावेदार? शुभेंदु अधिकारी। सज्जन जी, ये तो बहुत क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार, ये कोई सरप्राइज आएगा? माने जा रहे हैं, लेकिन वही है कि बीजेपी की नीति को देखते हुए दावा आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा लोग ऐसा मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया और इस बार भी काफी ऐसे। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं एक बार और कि इस बार शुभेंदु अधिकारी के अलावे अलग अलग जगह पे जाइए तो जैसे मिडिल क्लास जो भद्रलोक कहते हैं उसमें समीक भट्टाचार्य ज्यादा पहली पसंद होंगे। शुभेंदु अधिकारी इसलिए आएंगे कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, तो बंगाल में बटा हुआ है। लेकिन हाँ, शुभेंदु अधिकारी पे अगर आप पूछे कि अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कुछ केवल घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि उसके कारण था कि बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, पार्टी के अंदर भी है, लेकिन वो माइंड में है कि यहाँ कौन हमारा नेतृत्व है या घोषित था। दूसरा देखिए, 3 बातें आई हैं हमारे पास। एक घुसपैठी का आ गया है। अब 3 बातों का समय नहीं है सर, भारतीय जनता 3 बातों का समय नहीं है, 3 बातों का 1 मिनट का समय बचा हुआ। कौशिक जी के पास को करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफी इस चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है।
तो बीजेपी को बिल्कुल। दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो प्रश्न उठेगा। लेकिन उठेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण शुभंकर जी करे, भाजपा करती है, यानी मुसलमानों को भी विकास का अधिकार है और विकास की नीति उसके लिए जरूर बनेगी और बनानी भी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण जो है विकास नीति को नहीं बोलते हैं कि गंगा गो हत्या निषेध के। कार्तिक 15 सेकंड। मैं बस कार्तिक ये के कह रहा 15 हूं सर, सेकंड। इंस्पिरेशन इसलिए नहीं आता कि जहां से मैं आता हूं दिल्ली में भाजपा ने पर्यावरण को लेके बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे। 1.5 साल, अभी आज उनको 1 साल हो गया है, एक सीजन जा भी चुका है और हमने कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं देखी है इस मुद्दे पर। अगर मैं गलत होता हूं तो कौशिक जी लास्ट में 30 सेकंड का समय है। कौशिक जी 30 सेकंड। लक्ष्मण जी उम्मीद तो कर रहे थे कि 1 मिनट देंगे आप हमें कम से कम, लेकिन 2 बातें हैं यहाँ जितने भी आप बोलते रहिए, डायरेक्टर साहब बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा आपको, बोलते रहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग विद्वान हैं। जीवन में पहली बार, 50 साल से ज्यादा उम्र मेरी भी हो गई है, लेकिन जीवन में पहली बार हमने देखा कि इस बात पे रात ठानी जा रही है कि हमारे नंबर क्यों काट दिए, हमारे वोट क्यों काट दिए गए, नाम क्यों काट दिए गए। गांव में डुगडुगी बजा के हमने देखा है कि एक भी वोटर छूटने ना पाए, और यहाँ हम लोग बहस कर रहे हैं कि हमारे नाम काट दिए गए, उसके नाम काट दिए गए। दूसरी बात, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग मानेंगे कि एक तरफ टीएमसी की ममता बनर्जी और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम 10, 12, 15 राज्यों के मुख्यमंत्री, वो स्टार प्रचारक, कहां से टीएमसी सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप कह रहे हैं कि फिर एकदम साफ सुथरा सटीक बराबर बैलेंस के साथ 2024 में भी था, 2021 में भी था। तमाम केंद्रीय, अरे अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं। बैलेंस कर लीजिए। नहीं, ये सारे मंत्री 2024 में भी थे, 2021 में भी थे, 2019 में भी थे, 2016 में भी थे। सब समय ये सारे केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे थे और सारी साथ वैसे ही लगी हुई थी। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग शो को यहीं समाप्त करते हैं। शो का समय खत्म हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।